अब हम देखते हैं लेटर मुगल्स के बारे में। तो लेटर मुगल में सबसे पहले थे हमारे बहादुर शाह, जिन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था शाह आलम फर्स्ट का। नेक्स्ट है हमारे जहांदर शाह, ठीक है, और इन्होंने किसकी मदद से थ्रोन पे बैठे थे? जुल्फ़िकार खान, और इन्होंने जजिया को अबॉलिश कर दिया था। फिर हमारे फारूक सियार थ्रोन पे बैठे थे सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, और सैयद ब्रदर्स में उन ब्रदर्स का क्या नाम था? अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। फिर हमारे मोहम्मद शाह, ठीक है, और इन्हीं के समय में नादिर शाह भारत में आते हैं लूटने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या लेके जाते हैं लूट के? जो पीकॉक थ्रोन थी और कोहिनूर डायमंड था वो ये लूट के लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट अहमद शाह, फिर हमारे आलमगीर टू, फिर हमारे शाह आलम टू, फिर उसके बाद अकबर टू, फिर उसके बाद सबसे लास्ट हमारे बहादुर शाह टू, जो कि ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे, ठीक है, जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब ये हार गए, उसके बाद ये चले गए कहाँ? रंगून, जो कि म्यांमार में है। तो मैं आपको एक ये शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि जितने भी ये हमारे मुग़ल एम्परर हैं तो उनको आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। BHA भाजी, सब्जी, फॉर माँ साहब, ठीक है। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, JI फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहाँ। शाहजहाँ को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? खुर्रम के नाम से। फिर औरंगजेब A फॉर, B फॉर बहादुर शाह फर्स्ट, JI फॉर जहांदर शाह, ठीक। फॉर का मतलब है फारूक सियार, M का मतलब है मोहम्मद शाह, A का मतलब है अहमद शाह, फिर दूसरे A का मतलब है आलमगीर टू, और S का मतलब है शाह आलम। फिर है हमारा ये जो डबल A है मतलब अकबर टू, ठीक, और B का मतलब है हमारा बहादुर शाह टू। तो ये भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ये इसका पूरा फुल फॉर्म। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अब। हाँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ टेरिटोरियल यूनिट्स थी, उनका स्पेशल नाम था रॉयल लैंड, का मतलब है खलीसा, ठीक, जागीर का मतलब है जो ज़मीन है, ठीक है, वो सारा। फिर हमारा अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी का मतलब है कि अब लोगों को रैंक के अकॉर्डिंग रैंक करना है, ठीक है। अभी जैसे क्या है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो हमने उसको फर्स्ट रैंक दे दी, फिर उसका सेकंड रैंक दे दी, थर्ड रैंक दे दी, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। आगे हमारा है, हाँ, अब है हमारा देयर आर सेवरल मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन करने के अलग अलग तरीके थे, जैसे कनकुट एस्टिमेट करना, राई कितनी यील्ड है पर यूनिट एरिया उसको कैलकुलेट करना, जाप्ती का मतलब है हम इसमें कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द कितनी यील्ड है क्रॉप की उसके हिसाब से, ठीक है। दसाला, बंदोबस्त या फिर जप्ती, तो ये एक टाइप का स्टैंडर्ड मेथड था कलेक्शन करने का, ठीक है। इसमें जो रेट्स थे क्रॉप के वो कैसे डिटरमाइंड होंगे? हर 2 साल पे डिटरमाइंड होंगे, ठीक है। और ये किसने बनाया था ये वाला पूरा सिस्टम? टोडरमल ने, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम कल्चर की बात करते हैं। जो हुमायूं टॉम था वो किसने बनवाया था? वो जो उसकी विडो थी हाजी बेगम, उसने बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं गुजरात विक्ट्री, जो कि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के मेन एंट्रेंस पे। नेक्स्ट हमारा सलीम चिश्ती टॉम्ब, ये इसको मार्बल से किसने कन्वर्ट कराया था? जहांगीर ने करवाया था, ठीक। और ये पहला मुगल बिल्डिंग है जो कि पूरा मार्बल से बना हुआ है। पैलेस ऑफ बीरबल, पैलेस ऑफ तानसेन, ये सारे कहाँ बने हुए? ये सब फतेहपुर सीकरी में बने हुए, ठीक है। अकबर ने क्या किया? ऑल्सो बिगिन टू बिल्ड हिज ओन टॉम्ब, कहाँ पे? सिकंदरा में ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। बाद में इसको कंप्लीट किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी का आर्किटेक्चर है वो तो पूरा रेड सैंडस्टोन से बना गया है, ठीक है। और जो नूरजहाँ ने क्या बिल्ड कराया था? इमादुत दौला मिर्जा गियास बेग मार्बल टॉम, कहाँ पर? ये आगरा में है, ठीक है। और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट में क्या क्या था। जहांगीर ने बिल्ड किया था मोती मस्जिद को, जो कि लाहौर में है, और उनका जो मुसोलियम है वो कहाँ है?
शाहदरा में, मुसल्लियम मतलब मॉस्क ही होता है, ठीक है। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद भी बिल्ड करवाया। शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाया, एक मोती मस्जिद जो कि जहांगीर ने लाहौर में बनवाया था, एक शाहजहाँ ने आगरा में बनवाया था, ठीक है। और ये एकमात्र मॉस्क है जो कि मार्बल से बना हुआ है। खास महल, मुस्मान बुर्ज, ये सब इन्होंने बनवाया था शाहजहाँ ने। बाद में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ शाहजहानाबाद, ठीक है, जहाँ पे रेड फोर्ट भी बनाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो औरंगजेब ने एकमात्र एक बिल्डिंग बनवाई थी, जो कि ओनली बिल्डिंग बाय औरंगजेब इन द रेड फोर्ट इज मोती मस्जिद, ठीक है। आप रेड फोर्ट कभी भी देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोती मस्जिद दिखेगा जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। ओनली मॉन्यूमेंट एसोसिएटेड विथ औरंगजेब इस बीबी का मकबरा विच इज़ द टॉम्ब ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। बीबी का मकबरा भी इन्होंने बनवाया था और उनकी बीवी का क्या नाम था, रबिया उद दौरा इन औरंगाबाद में ये है, ठीक है। औरंगजेब ने क्या बनवाया, एक और बादशाही मस्जिद जो कि कहाँ, लाहौर में है, ठीक। फिर देखते हैं हम इम्पोर्टेंट अब कुछ लिटरेचर देखते हैं। तो जुक्के बाबरी किसने लिखी, बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, ये याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा सिर ए अकबर, दारा शिकोह ने लिखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मराठा स्टेट या फिर मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो फाउंडर थे वो थे शिवाजी। शिवाजी के फादर का नाम था शाहजी भोसले, मदर का नाम था जीजाबाई, ठीक। और इनके टीचर का क्या नाम था, समर्थ रामदास। फिर उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या हुआ था, किसके बीच में साइन किया गया था, ये शिवाजी के बीच में साइन हुई थी और मुगल्स के बीच में साइन की गई थी। तो ये आपको ज़रूरी है याद करना, बस किसके बीच में हुई थी। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, अगर हम पूरे सिस्टम में देखें तो शिवाजी डिवाइडेड हिज टेरिटरी अंडर हिज रूल, स्वराज बोलते थे, जो कि 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जो कि हर मतलब तीनों प्रोविंस के लिए एक एक वॉइसरॉय होगा। फिर प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया प्रांत में, ठीक। वो उनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया परगनाज में। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे विलेज हैं उसमें डिवाइड किया गया, उसको बोला गया विलेज। और उसको हेड किसने किया, पटेल, जो कि हेडमैन, ठीक है। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, शिवाजी को एडमिनिस्ट्रेशन में जो मदद करते थे वो कौन थे, अष्ट प्रधान, 8 मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो अष्ट प्रधान है वो किसके समय में थे, वो शिवाजी के। और कभी कभार ये भी आ जाता है उन अष्ट प्रधान के जो अलग अलग नाम है वो भी। पेशवा को मुख्य प्रधान भी बोला गया है, मजूमदार को अमात्या। अमात्या का काम है रेवेन्यू और कलेक्शन, ये सब चीज़ों को देखना। वकनवीस जो कि मंत्री एज अ होम मिनिस्टर। दाबीर जिसको हम सुमांत कहेंगे, ये फॉरेन मिनिस्टर। सुरनवीस सचिव, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। पंडित राव सदर, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर। सर ए नौबत जिसको सेनापति, जो कि मिलिट्री कमांडर होगा। न्यायाधीश जो कि जस्टिस होगा। और जो पेशवा है ना, मुख्य प्रधान, ये फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी चीज़ों को देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द खाती ऑफ मलिक अंबर वॉज अडॉप्टेड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो कौन सी यूनिट को अडॉप्ट किया था कुछ भी मेजर करने के लिए, खाती ऑफ मलिक अंबर। और जो लैंड रेवेन्यू था वो कितने परसेंट लिया जा रहा था, वो 1/3 या फिर 33% लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथ। चौथ का मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड टू द मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठा रेट्स। मतलब 25% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे हम एक दूसरी चीज़ कवर कर लेते हैं, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब होता है एडिशनल 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है, ऑन दोस लैंड ऑफ मराठा ओवर विच मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स बट विच फॉर्म्ड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए क्या हुआ कि जैसे आप ये कोई पर्टिकुलर लैंड देख रहे हैं, ठीक है। अब मराठा इसमें हेरिडेटरी राइट्स को क्लेम करता है, ठीक। और ये सब पार्ट है किसके, मुगल एम्पायर के। तो जो भी वो टैक्स ले रहे थे तो उस पर ये सरदेशमुखी 10% का एडिशनल टैक्स, मतलब पहले 10% लिया जा रहा था, अब 10% और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 20% टैक्स देना होगा इस वाले लैंड के लिए, ठीक। फिर चौथ वो है लैंड रेवेन्यू, जो कि मराठा को देना पड़ेगा, जो कि वो है लैंड है जो कि ये सिर्फ उनके अंडर में है। यहाँ पे उन्होंने आक्रमण करके नहीं उसको जीता है, बस ये उनके अंडर में, उनके रीजन में आते हैं, तो आपको 1/4 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो बने रूलर, संभाजी बने, ठीक है, जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के।
फिर बने हमारे राजा राम, फिर उसके बाद ताराबाई, फिर उसके बाद शाहू। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि जो ताराबाई की आर्मी थी उसको किसने हरा दिया था? शाहू ने। कौन सी? बैटल ऑफ खेत में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कि यहाँ पे रूरल ना होकर के जो पेशवा होते थे उनका डोमिनेंस ज़्यादा था मराठा एम्पायर में। तो जो पहले पेशवा थे इम्पोर्टेंट है बालाजी विश्वनाथ। ठीक, फिर उसके बाद जो बने वो थे बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ जैसे एरिया है तो उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ग्वालियर वाला रीजन था उसको हम सिंधिया बोलने लगे, इंदौर को होलकर, धर को पवार, बड़ौदा को गायकवाड़, नागपुर को भोसले, पूना को पेशवा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बने हैं बालाजी बाजीराव जिनको हम नाना साहेब भी बोलते हैं। और इन्हीं के समय ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई जो कि 14 जैन 1761 में हुई थी। ठीक है, और इसमें मराठा हार जाते हैं और हराता कौन है इन्हें? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और इसी समय जो विश्वास राव थे और सदैव शिव राव भाऊ थे, ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट बचते हैं वो होते हैं रूलर, इधर से बाजीराव सेकंड। अब यहीं पे ही ब्रिटिशर्स का आगमन हो ही चुका है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बस वही कवर करेंगे। रीज़न नहीं जानना है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बस ईयर जानना है। 1775 से 1882 के बीच में हुआ। उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है जो कि 1803 से 1806 तक होता है। फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जो कि सब्सिडरी अलायंस वाली, जो कि ट्रीटी ऑफ बैसेन भी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है जो कि 1817 से 1818। उसके बाद जो मराठा का रूल था वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश इसे अंडरटेक कर लेता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस की तरफ से कौन कौन सी कंपनी इंडिया में आती है। सबसे पहली तो पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1498 में हुई थी। ठीक है, फिर है हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1600 में बनी थी। ठीक है, फिर हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट कंपनी 1664 में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पोर्तुगीज़ में क्या है कि जो केप रूट था ना, जो ये आप अफ्रीका के थ्रू नीचे से आ रहे हैं, तो इधर ये केप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है। इसका जो डिस्कवर था वो वास्को डी गामा ने किया था। ये कैलीकट पोर्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो भी क्या कहते हैं सम्मान वगैरह या फिर वेलकम करते हैं, कौन करता है? एक हिंदू रूलर था कैलीकट का, और उसका क्या टाइटल, नाम क्या था? जैमोरिन। ठीक है, और जो फर्स्ट गवर्नर बनते हैं पोर्तुगीज़ के वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है, इन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। फिर उसका सेकंड गवर्नर बनते अल्फांसो डी अल्बरक्यूक्यू। ठीक है, वॉज द सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज़। इन्होंने कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की? पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। फिर उसके बाद जो निकोल डी कून्हा थे, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से गोवा। ठीक है, फिर उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट सेंट भी आए थे इस समय इंडिया में, फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक, ये भी आप याद रख सकते हैं। और 1661 में क्या हुआ कि जो पुर्तगाल के किंग थे, इन्होंने जो बॉम्बे था वो चार्ल्स सेकंड, जो कि इंग्लैंड के थे राजा, ठीक है, या फिर कुछ भी आप रूलर बोलिए, उनको डाउरी में बॉम्बे ही गिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर आते हैं डच। तो डच ने अपनी फैक्ट्री को कहाँ सेटअप किया? मसूलीपट्टनम में किया सबसे पहली। ठीक है, और डच का ज़्यादा दिन तक रूल नहीं रहा इंडिया में। ठीक है, और इंग्लिश ने, अंग्रेज जो थे, बैटल ऑफ बेदरा जो कि 1759 में हुई थी, उस समय इनको हरा के बाहर कर दिया था। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश में देखा जाए तो जॉन मेडन हॉल एक मर्चेंट एडवेंचर था जो कि फर्स्ट इंग्लिश मैन था जो कि इंडिया में अराइव हुआ था। फिर उसका जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये हमने पहले ही पढ़ा था,
ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे और इन्होंने परमिशन लिया था सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलने। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे कोई कारखाना नहीं, फैक्ट्री का मतलब सामान को रखने वाली जगह को लोग फैक्ट्री बोलते थे। और जहांगीर ने फरमान इशू कर दिया था, मतलब फरमान का मतलब परमिशन दे दी कि आप अपनी फैक्ट्री को बना लीजिए, ठीक है, इस्टेब्लिश कर लीजिए। फिर सर थॉमस रे आते हैं, ठीक है, जो कि एम्बेसडर होते हैं किसके, जेम्स वन के। जहांगीर के कोर्ट में ये भी आते हैं सेम परमिशन लेने के लिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि किसने फॉर्म की थी, कॉलबर्ट ने, ठीक है, 1664 में। और फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में हुई थी, ठीक है। अब सेम चीज़ एंग्लो फ्रेंच के वॉर के बीच में भी वॉर हो रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम कैनेटिक वॉर, कैनेटिक क्योंकि ये जो साउथ वाला कर्नाटक वाला रीजन है इसको कैनेटिक रीजन भी बोलते थे। जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई थी वो 1746 से 48 के बीच में हुई थी। तो इसमें हुआ क्या था कि जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे, ठीक है, उसको किसने हरा दिया था, फ्रेंच ने हरा दिया था। और फ्रेंच में इस समय कौन लीड कर रहा था, कमांडर के उस पर डुप्लेक्स कर रहा था। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले साइन हुई थी एंग्लो और फ्रेंच के बीच में। फिर उसके बाद सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है, ठीक है। इस समय क्या ब्रिटिश जीत जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी या फिर ट्रीटी ऑफ गोदेयू, ठीक है। और उसके बाद लास्ट होता है हमारा एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि 1758 से 63 के बीच में होता है। और ये फाइनल वॉर होता है जिसमें फ्रेंच पूरी तरीके से हार जाते हैं। और इस बैटल का क्या नाम होता है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश। आप याद कर सकते हैं ऐसे कि उन फ्रेंच को पूरा वॉश कर दिया 1760 में, ठीक है। इसमें बहुत बुरी हार होती है फ्रेंच की। और उसके बाद एक लास्ट ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि 1763 में। तो यहाँ तक की इंपॉर्टेंट था, हमने देख लिया है, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि अब धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे, पहले तो वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी आए, लेकिन उनका ये था कि हमको धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करते चले जाना, ठीक है। वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है, हर जगह पे उनको इंटरफेयर करना ताकि उनकी पावर इंक्रीज हो सके। बट उसी के समय में क्या है, फ्रेंच है, ठीक है, डैनिश है, ठीक, और डच है, ये सारी भी आए, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको हरा दिया। और अंग्रेज़ अपना पावर को ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाह रहे। जब अंग्रेज़ों ने बाकी कंपनीज़ को बाहर कर दिया, फिर जो लोकल रूलर थे जैसे बंगाल, ठीक है, केरला और निज़ाम, तो इन सब के साथ अब लड़ाई करना शुरू कर दिया ताकि उनका जो रूल है ब्रिटिशर्स का वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।